हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, क्लास 10th चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर का जो नेम है उसके अकॉर्डिंग हम एसिड एंड बेसिस में डिफरेंस पढ़ेंगे एंड उसके बाद उनकी कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स हम जनरली किसको कहते हैं? तो अगर सिंपल वे में उनको हम डिफाइन करें तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। रेड और ब्लू दो तरह के लिटमस पेपर्स होते हैं जो कि टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और द बेस। तो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए जो पेपर यूज किया जाता है उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। तो एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ साथ दे गिव H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अगर उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H+ आयंस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ उनके सॉल्यूशंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि एसिड्स आयंस से मिलकर बने होते हैं और आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए उनके सॉल्यूशंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनके गुड एग्जांपल्स जिनसे आप फैमिलियर हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको आप जूनियर क्लासेस में भी, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये सभी एग्जांपल्स हैं एसिड्स के। मोस्टली जब आप लेमन या ऑरेंज टेस्ट करते हैं या आप टैमरिंड की बात करते हैं या विनेगर की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। वो टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं, इसलिए हम उनको एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। तो बेसिस अपोजिट होते हैं बिल्कुल एसिड्स के। दे आर बिटर इन टेस्ट। उनका टेस्ट बिटर होता है एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं एंड उनके एक्वस सॉल्यूशंस OH- आयंस प्रोवाइड करते हैं। OH- आयंस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि हम अगर एसिड की बात कर रहे थे तो उनके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ बेसिस, क्योंकि ये भी आयन से बने हुए हैं, आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें एक आयन OH- आयन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बेसिस के सॉल्यूशंस हैं वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड कॉमन बेसिस जिनसे आप फैमिलियर हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों कि टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स जो हैं, इस पूरे वीडियो में हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन टू द बेसिस ऑफ देयर प्रिपरेशन, या जहाँ से वो ऑब्टेन किए जाते हैं उनके बेसिस पर एसिड्स को हम दो डिफरेंट टाइप्स में या दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरे कहलाते हैं मिनरल एसिड। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मिनरल एसिड्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल एसिड्स किससे बनाए जाते हैं? मिनरल्स से बनाए जाते हैं एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो मैन मेड होते हैं क्योंकि ये प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, और इनके गुड एग्जांपल हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। क्लियर? अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज विच आर नेचुरली अक्रिंग, जो कि नेचर से हमको मिलते हैं। वो नेचर से मिलने वाले एसिड्स या तो प्लांट बेस्ड हो सकते हैं या एनिमल बेस्ड हो सकते हैं। इनके गुड एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। और अगर आप प्लांट बेस्ड एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें आप किसकी बात कर सकते हैं? लैक्टिक एसिड की बात कर सकते। अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स में प्लांट बेस्ड एसिड्स की बात करते हैं तो टैमरिंड के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, इसके अलावा आप लेमन की बात करें तो लेमन के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, ये जो एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। और नेम अगर हम कहें तो एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये लिस्ट एक मैंने आपको यहाँ पर दी है जिसमें हम ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, किस किस चीज के अंदर कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें से मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न करें। लेमन एंड ऑरेंज साइट्रिक एसिड इनमें प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जा सकता है। इसी तरह से मिल्क एंड कर्ड, इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड एंड ग्रेप्स, इमली एंड ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है। टमेटोज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर आपको मालूम है हम लोग पिकल्स में और सॉसेज में यूज करते हैं। इसी तरह से एप्पल्स की अगर हम बात करें तो एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंट एंड बीज की जो स्टिंग होती है, चींटी अगर आपको काटती है या हनी बीज आपको काटते हैं तो उस प्लेस पर आपको एक इरिटेशन होने लगता है या स्वेलिंग हो जाती है, तो उनकी जो स्टिंग है उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्लियर? तो ये आप अच्छे से लर्न करिए, इनसे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि एसिड्स को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स बच्चों वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब होता है कि एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। यानी हमने कहा था स्टार्टिंग में कि एसिड्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो H+ आयंस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे एसिड्स जो कि वाटर के अंदर जाकर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इसके गुड एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। HCl के एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो H+ और CH- आयंस मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर, सो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स की बच्चों हम बात करें तो ऐसे एसिड्स जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, बहुत कम अमाउंट में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं when they dissolve in water, so they are known as weak acids। तो एसिड्स which are partially ionized, जो कि बहुत थोड़े से आयोनाइज होते हैं और लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं। क्लियर? इसकी कैटेगरी में रखा जाता है एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक एसिड का। तो एसिडिक एसिड को जब भी हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो CH3COO एंड H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है एंड इसका पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होता है, ये पार्शियली आयोनाइज होता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको वीक एसिड में की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं कि एसिड्स डाइल्यूशन के बेसिस पर या क्वांटिटी ऑफ वाटर जो उनके अंदर प्रेजेंट होती है उसके बेसिस पर भी हम उनको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स में दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि एसिड्स विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे एसिड्स जिनके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है उनको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। और अगर हम दूसरे तरह के एसिड्स की बात करें तो ऐसे एसिड्स जिनके अंदर मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में वाटर जिनके अंदर प्रेजेंट है, उनको हम डाइल्यूट एसिड्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स किया कैसे जाता है। एसिड्स जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनाए जाते हैं, तो उनका डाइल्यूशन के लिए क्या किया जाता है, उनके डाइल्यूशन का मतलब उनके अंदर वाटर ऐड किया जाता है। अब वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी उनके अंदर, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना डाइल्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पर डाइल्यूट करने के लिए हम देखिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड शुड बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। हम ये कहें कि मान लीजिए आपने एक बीकर में एसिड लिया है और उसके अंदर अगर आप वाटर डाल देते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, आपको ऐसा तो कभी करना ही नहीं है। रीजन, तो ऐसा नहीं करते हैं, कभी भी एसिड के अंदर वाटर पोर अप नहीं किया जाता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पर आपने एसिड फिल किया है और एसिड के अंदर जब वाटर मिक्स होता है तो दोनों की रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
इस कंडीशन में जैसे ही आप पानी इसके अंदर डालेंगे तो या तो ये स्प्लैश आउट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा टेस्ट ट्यूब से, या फिर जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो ब्लास्ट हो जाएगी और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर रिजॉल्व नहीं करते हैं या वाटर को मिक्स नहीं करते हैं। ऑलवेज क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या लेते हैं हम, वाटर लेते हैं और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स किया जाता है, एसिड को उसके अंदर मिक्स करते हैं और वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को, और इस तरह से जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है। क्लियर? तो ये एक बहुत जरूरी प्रिकॉशन है जो कि आपको लेनी होती है कि जब भी आप एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो उसके अंदर, एसिड के अंदर, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर को नहीं मिलाया जाता है, लेकिन वाटर के अंदर एसिड को मिलाया जाता है। क्लियर? तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड शुड बी डन by adding concentrated acid to water gradually with stirring continuously, not by adding water to an acid। कभी भी वाटर के अंदर एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो हीट इवॉल्व होती है वो एसिड को बाहर उछला सकती है, यानी कि वो स्प्लैश हो जाएगा, आपके कपड़ों के ऊपर आ जाएगा या आपकी बॉडी के ऊपर आ जाएगा, जिसको वो डैमेज कर सकता है, या फिर आपका जो ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक डाउन हो सकता है और आपको चोट लग सकती है। इसलिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स के वक्त सिर्फ वाटर में ही एसिड को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। जितने भी एसिड्स हैं उनको हम एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, तो उनके अंदर कुछ चीज कॉमन होती है जिसके लिए उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो एसिड्स में कॉमन क्या है, एसिड्स हैव H+ आयंस। एसिड्स के अंदर जितने भी एसिड्स हैं, चाहे वो वीक एसिड है चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उन सब के अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जब उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो H+ आयंस हैं वो ही किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक नेचर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl की अगर हम बात करें तो इसका जो डिकम्पोजिशन है, देखिए यहाँ पर हम डिकम्पोज करते हैं तो H+ आयंस मिलते हैं। HNO3 को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो H+ आयंस मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम H2SO4 को डिकम्पोज करें तब भी हमको H+ आयंस मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस। एसिड्स के अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स के एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों कंडक्टिविटी ऑफ एसिड्स। कंडक्टिविटी मीन्स द सॉल्यूशंस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर नोन एज गुड कंडक्टर। तो एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज दे हैव आयंस। जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसी भी सब्सटेंस से वो आयंस की वजह से होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एसिड्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि हमने अभी देखा था ग्लूकोज एंड अल्कोहल, क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होते हैं देयर उनके सॉल्यूशंस में, इसलिए दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ये यहाँ सर एक क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट, व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन या गिव रीजन। क्लियर? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर यही फॉर्म होता है कि व्हाई डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर भी सेम है, ड्यू टू लैक ऑफ आयंस, बिकॉज डिस्टिल्ड आयन जो है वो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो भी आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बट रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसका रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज इन द रेन वाटर और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द रेन वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। क्लियर? तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब पॉसिबल होगी? जब वो आयंस बनाएंगे, और क्योंकि ग्लूकोज एंड अल्कोहल आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, H+ आयंस नहीं देते हैं, इसलिए उनके सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि प्योर वाटर है, उसके अंदर भी आयनाइजेशन नहीं होता है, लैक ऑफ आयंस की वजह से वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन क्योंकि रेन वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो रेन वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, और वो कार्बोनिक एसिड क्योंकि माइल्ड एसिड है तो उसके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स, व्हाई? ड्राई HCl गैस जो है एसिडिक कैरेक्टर्स शो नहीं करती है, इसका रीजन क्या होता है? ड्राई HCl गैस हमने अभी पढ़ा, आपने इससे पहले वाले स्लाइड में कि HCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। ठीक है, H+ आयंस प्रेजेंट है उसमें, इसीलिए उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। अब अगर ये H+ आयंस नहीं होंगे तो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अगर नहीं है तो उनकी एब्सेंस में कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अब ड्राई HCl की अगर हम बात करते हैं तो ड्राई HCl गैस के अंदर, क्योंकि वो ड्राई है, एब्सेंस ऑफ वाटर है, तो इसके अंदर H+ आयंस नहीं होते हैं। ड्राई HCl गैस डू नॉट हैव हाइड्रोजन आयंस, उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इट डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स एंड ड्राई HCl गैस डू नॉट टर्न blue litmus to red, but in presence of water dry HCl turns blue litmus to red। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, जहां पर अगर हम HCl गैस जो प्रोड्यूस हो रही है ड्राई फॉर्म में, उसकी टेस्ट ट्यूब के माउथ पर अगर हम लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो उसमें कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस लिटमस पेपर को गीला कर देते हैं, वेट लिटमस पेपर अगर हम वहां पर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो रेड से वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसका रीजन ये है कि उसको वाटर की प्रेजेंस में जो लिटमस पेपर है वो H+ आयंस की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ड्राई HCl गैस एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करती है, लेकिन मॉइस्ट HCl गैस या वेट लिटमस पेपर के ऊपर से जब ड्राई HCl गैस को पास आउट किया जाता है तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, अभी तक आपने पढ़ी एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जब भी एसिड्स किसी भी मेटल से रिएक्ट करेंगे, मेटल कोई भी हो सकती है, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए आपकी NCERT में एक एक्टिविटी दी हुई है जहां पर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, उसमें क्या डालते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम देखते हैं वहां से बबल्स निकलने लगते हैं, और उन बबल्स को हम एक वाटर बाथ के ऊपर से के अंदर से कन्वे करते हैं या उनको पास करते हैं। उसके बाद अगर हम उसके पास क्या लेके जाते हैं? बर्निंग कैंडल अगर हम लेके जाते हैं तो वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये पॉपिंग साउंड किसका? हाइड्रोजन का एक गुड टेस्ट होता है। तो हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए अगर कोई भी बर्निंग स्टिक या कैंडल
पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट देयर। तो मेटल्स के साथ एसिड रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, व्हाई कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंसेस आर नॉट केप्ट इन मेटेलिक वेसल्स। कर्ड या सॉल्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं मेटेलिक वेसल्स में नहीं कैप्ट किए जाते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि व्हेन कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंसेस आर कैप्ट इन मेटेलिक वेसल्स दे प्रोड्यूस some toxic substances which are not hygienic or which are not useful for our health. So we cannot kept कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंसेस इन द मेटेलिक वेसल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन हो जाती है एसिड्स की, और उनसे जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम उनको पुट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोनेट, जैसा कि देखिए नाम से आपको पता चल रहा है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के अंदर कार्बन वर्ड आ रहा है, तो यहाँ आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिर्फ ये याद करिए कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड्स की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का हमने एग्जांपल लिया है। सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है, इन दिस केस एक सॉल्ट फॉर्म होता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर हमने लिया है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं। उस कंडीशन में एक सॉल्ट बनेगा NaCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, साथ में वाटर फॉर्म होगा। तो इस तरह से एसिड्स मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए हम एक सेटअप करते हैं यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब स्लैग लाइम से पास की जाती है लाइम वाटर से, तो फिर वो मिल्की हो जाता है, एंड ये जो मिल्की सब्सटेंस है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से फॉर्म होता है। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी जाती है तो फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इसलिए ये मिल्की जो कलर है वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करें और वो मिल्की हो जाए, तो ये टेस्ट जो है, यानी कि दिस इज अ पर्टिकुलर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, जिसमें कि हम निकलने वाली जो गैस है, यानी कि हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए निकलने वाली गैस को लाइम वाटर से पास करने पर वो मिल्की वाटर में टर्न हो जाता है, एंड द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, तो मेटल ऑक्साइड्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी हमने पढ़ा कि एसिड एंड बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड जस्ट लाइक दैट कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज मेटल ऑक्साइड, तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड्स की। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है बॉयलर्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। साथ में इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड्स। इट इज यूज्ड इन कार बैटरीज, पेंट्स, डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। कार बैटरीज में इसका बहुत सारा यूज होता है, पेंट और डाई फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, एंड सम ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। किंग ऑफ एसिड इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डिपेंड ऑन यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
because it is used in most of the chemical industries. It is used in manufacturing of fertilizers and synthetic fibers also. Nitric acid is used in explosives as TNT, and it is used for manufacturing of ammonium nitrate, which is fertilizer, and it is used for making dyes and plastics और dyes को बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है. सो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड और HCl का, जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया. Aquaresia is actually mixture of hydrochloric acid and nitric acid in the ratio of 3:1. HCl plus HNO3 का जो रेशियो है 3:1 होता है, and it is very corrosive in nature, highly corrosive है, and it can dissolve, इतना ज़्यादा strong होता है कि it can dissolve gold and platinum also. तो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए एक्वारेजिया का यूज किया जाता है, एंड इट कैन डिसॉल्व गोल्ड को आसानी से अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आगे आने वाली वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो बच्चों आपको इसके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे. आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स अगेन.